नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। अब बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने इतना कहर बरपाया कि एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बार पहले से ज्यादा सख्ती भी बरती जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार रुकेगी? क्या लोग लॉकडाउन की गंभीरता को समझेंगे? 21 तारीख रात को 9 बजे से लेकर 28 सितंबर तक पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर भारतीदासन ने यह साफ कर दिया है कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार राशन के साथ सब्जी दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति होगी। दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे का समय दिया गया है। वहीं पेट्रोल भी सबको नहीं मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए सभी मेडिकल की सेवाएं, पुलिस सेवाएं, निगम की सेवाएं और प्रशासन चारों लोग उपलब्ध हैं। तो घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कड़ाई से पालन किया जाना जनहित को देखते हुए अत्यावश्यक हो रहा है। और लॉकडाउन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा साथ देगा और व्यापारियों से अपील करता है कि शासन के निर्देशों का पूरा पालन किया जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने रायपुर समेत कई शहरों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्ष ने इसे नाकाफी बताते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने तो राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिगड़े हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। हालांकि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जरूर भरोसा दिया कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी। तो हमसे बड़े प्रदेश भी पीछे हो गए हैं और कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ आगे आ गई है। आपको रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। अभी तो जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जितनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। 21 तारीख की रात 9 बजे से 28 तारीख तक ये पूर्णतः कंटेनमेंट घोषित किया गया है। आशा ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है। जो कोरोना का चेन है उससे टूटेगा और संक्रमण की जो गति बढ़ रही है उसमें विराम लगेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम हो चुका है। शुक्रवार को ही प्रदेश में 3,842 नए मरीज मिले, वहीं 17 संक्रमितों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में तो इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। रायपुर में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 300 के पार चला गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने राजधानी को एक बार फिर पूरी तरह से लॉक करने का फैसला लिया है ताकि जानलेवा कोरोना की चेन टूटे। लेकिन सवाल है कि क्या 7 दिन के लॉकडाउन में ये संभव है? सौरभ सिंह परिहार के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 21 सितंबर से लॉकडाउन के दौरान रायपुर में क्या सेवाएं बंद रहेंगी, ये आपको बता देते हैं। राशन की दुकान बंद रहेगी। इसके साथ ही सब्जी बाजार को भी इस बार लॉकडाउन में बंद रखा गया है। तो वही सब्जी बाजार के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है इस लॉकडाउन की। 21 सितंबर से लेकर 28 तक के रायपुर में लॉकडाउन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस बीच पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वहीं धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी इस लॉकडाउन में पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सरकारी और प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे। तो 21 सितंबर से रायपुर में टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्या बंद रहेगा ये आपको बता रहे हैं। शराब की दुकानें पूर्ण रूप से इस दौरान बंद रहेंगी, लेकिन इनकी होम डिलीवरी जो है वो चालू रहेगी। और अब
इस लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा, किन चीजों में छूट है, वो भी आपको बता देते हैं। दूध की सप्लाई अनवरत चलती रहेगी, सिर्फ सुबह और शाम डेढ़ घंटे, सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे इसकी अनुमति दी गई है। वहीं दवा की दुकानें जो हैं ये पूरे टाइम खुली रहेंगी। इस लॉकडाउन में दवा की सेवा को बाधित नहीं किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप की जो सेवा है ये आम जन के लिए बाधित रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही पेट्रोल की सुविधा दी जाएगी। वहीं गैस एजेंसी भी इस लॉकडाउन में खुले रहेंगे। तो 21 सितंबर से रायपुर में लॉकडाउन रहेगा। क्या खुलेगा ये आपको बता रहे हैं। दूध की सप्लाई सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए जारी रहेगी। वहीं दवा की दुकानें लगातार खुली रहेंगी। टोटल लॉकडाउन के दौरान दवा की जो सुविधा है वो लगातार लोगों को मिलती रहेगी, लेकिन पेट्रोल पंप जो है ये सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को, जैसे पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को ही दी जाएगी, मगर गैस एजेंसी इस दौरान पूर्णतः खुली रहेंगी। तो 21 सितंबर से जो लॉकडाउन लग रहा है रायपुर में, इसमें गैस एजेंसी खुली रहेंगी। चलिए, प्रशासन इस लॉकडाउन में पूरे अलर्ट मोड पर रहेगा। पूरे जिले में 23 पॉइंट इसके लिए बनाए गए हैं। ये लॉकडाउन पहले से काफी सख्त रहेगा, ये पहले ही बता दिया गया है। जिले की सीमाएं भी इस टोटल लॉकडाउन में सील हो जाएंगे। तो प्रशासन इस दौरान अलर्ट मोड पर आ गया है। 24 घंटे पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगा, पेट्रोलिंग की जाएगी और अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। और अब आपको बता देते हैं कि जिलेवार कहां-कहां, किस-किस जगह पर किन-किन तारीखों को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 21 से 28 सितंबर, दुर्ग में 20 से 30 सितंबर के लिए लॉकडाउन, बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर, वहीं धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तो टोटल लॉकडाउन इस अवधि में इन जिलों में इस तारीख पर रहने वाला है और IBC 24 लगातार आप सभी से अपील करता है कि ये लॉकडाउन जनता की सुरक्षा के लिए है, इसका पालन आप जरूर करें। बेमेतरा की अगर बात करें तो बेमेतरा में 13 से 20 सितंबर के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है। कवर्धा में 14 सितंबर से टोटल लॉकडाउन है, अगले आदेश तक के लिए ये लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं बालोद में 22 से 30 सितंबर तक के लिए ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो कब, कहां, कितनी अवधि के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है प्रदेश में, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में 21 से 28 सितंबर, दुर्ग में 20 से 30 सितंबर, बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर, तो वहीं धमतरी में 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। प्रदेश में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था उसे देखते हुए लगातार लॉकडाउन की मांग उठ रही थी और अब अलग अलग जिलों में अलग अलग अवधि में लॉकडाउन लगाए गए हैं। बेमेतरा की अगर बात करें तो बेमेतरा में लॉकडाउन लागू हो चुका है। 13 से 20 सितंबर तक के लिए ये लॉकडाउन, कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो वहीं बालोद में 22 से 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन, मुंगेली में 17 से ये शुरू हो चुका है, 23 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी जिला प्रशासन ने अपने जिलों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। फैसले के अनुसार दुर्ग जिले में 20 सितंबर यानी कि कल से लॉकडाउन 30 सितंबर तक के लिए लागू किया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि धमधा, पाटन, उतई और अहिवारा अनलॉक रहेंगे। इस दौरान सब्जी, मटन, मछली और फल की दुकानें सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए खुलेंगी, जबकि डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 8, वहीं पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे। लॉकडाउन वाले इलाके में शराब की दुकानें बिल्कुल बंद रहेंगी। वहीं शराब, रेस्टोरेंट और होटलों से खाने की होम डिलीवरी जरूर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हो सकेगी। वहीं धमतरी में 22 सितंबर से 10 दिनों के लिए यानी कि 1 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन जगहों पर किराना, सब्जी, फल की दुकानें बंद रहेंगी कि पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। वहीं दूध के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का वक्त दिया गया है। बिलासपुर में भी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। जिले के सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन लागू होगा। बैंक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए ही खुले रह सकेंगे। तो वहीं पेट्रोल पंप को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के दूध की सेवा मिलेगी। तो बिलासपुर में जेल, अग्निमिशन, मीडिया, ATM की सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं बैंकों को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है। तो पेट्रोल पंप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही खुल सकेंगे। इन इलाज के लिए वाहनों को अनुमति इस लॉकडाउन में भी दी जाएगी।
स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उनसे हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री के वीडियो संदेश के बाद स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने भी जवाब दिया है। स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने भी वीडियो जारी कर स्वास्थ्य मंत्री को नियमितीकरण का वादा याद दिलाया। कर्मचारी संघ ने कहा कि 15 साल से कर रहे हैं वो सेवा। गंभीर परिस्थिति में भी एनएचएम के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग पॉजिटिव भी हुए तो कुछ की मृत्यु भी हुई, लेकिन विभाग की तरफ से मुआवजा और सुविधाएं नहीं दी गई। ऐसे में जब सरकार किसानों, शिक्षा कर्मियों और मंत्रालय के कर्मचारियों को तोहफा दे रही है तो उनका भी नियमितीकरण किया जाए। 16 सितंबर को एनएचएम के 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद कई बार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कोई भी हल नहीं निकल पाया। कोरोना काल में हड़ताल पर जा रहे कर्मचारियों का असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जहां सरकार पर चुनावी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, तो सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को चर्चा कर रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं। और सरकार जब तक हमारी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को पूरा नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहती है तो 13,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, लेकिन आज 2 साल होने को है, ये सरकार बिल्कुल मौन है। किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमित ये लोग कर नहीं रहे हैं। सरकार से उनकी मांगों का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि आंदोलन करने के बजाय चर्चा करें और सरकार उनके लिए रास्ता निकालेगी। हम सब उनका खूब सम्मान करते हैं। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य के भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया है कि राज्य के हक और हितों के लिए ये सांसद दोनों सदनों में कोई मुद्दा नहीं उठाते। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसद बेचारे हैं, अपने नेताओं से डरे हुए हैं। भगत ने कहा कि इन नेताओं के ऊपर अनुशासन की छड़ी हावी है, इसलिए मुंह तक नहीं खोलते। कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी सांसद छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और दमदारी से अपनी बात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में कांग्रेस सांसदों ने प्रवासी मजदूरों, रेल लाइन, जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि, 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ को शामिल करने और गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने समेत कई मुद्दे उठाए, जबकि प्रदेश के भाजपा सांसद केंद्र सरकार की वाहवाही के लिए डेस्क थपथपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं सब बेचारे हैं। बेचारे कहने का मेरा तात्पर्य है कि अपने नेताओं से इतना डरे हुए हैं, इन लोगों के ऊपर अनुशासन का छड़ी इतना तगड़ा पड़ता है कि लोग मुंह खोलने तक की हिम्मत नहीं करते। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सांसदों ने, लोकसभा सदस्यों ने और राज्यसभा सदस्यों ने पुरजोर तरीके से देश की जनता के हितों की और राज्य के जनता के हितों की आवाज उठाई है। आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं अभी दिल्ली दौरा में था, कई सांसदों से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने कार्यवाही भी देखी है। लोकसभा राज्यसभा में हमारे जितने भी सांसद हैं छत्तीसगढ़ से भाजपा के, सभी बिल्कुल सक्षम हैं और बराबर छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लोग उठाते हैं।
अगले 3 दिनों तक मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन के बड़े नेता मरवाही में डेरा डालने पहुंचे हुए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विनोद वर्मा सहित अन्य दिग्गज नेता 20 से 22 सितंबर तक गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। मरकाम यहां रविवार से मंगलवार तक बूथ, सेक्टर और जोन प्रभारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मरवाही, दानीकुंडी, गौरेला, धनपुर, पदगवा, गिरवर और कोरगर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सभी जगह 2-2 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। इसमें कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट से लेकर पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर वोटरों से संपर्क का मंत्र दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र समिति गठित कर दी है। इस समिति में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी हैं। ऐसे में यूपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के चुनावी घोषणा पत्र का असर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी का चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए कांग्रेस जन अभियान चलाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस हमेशा से जन आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणा पत्र बनाती है और उसे लागू भी करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है और फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। अगर दूसरे राज्यों में इसे अडॉप्ट किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस ने लोक लुभावन घोषणा पत्र तैयार किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। पहले से लीडर्स हर सभा में, हर कार्यक्रम में, बैठक में जो बोलते रहते हैं वो प्रचार प्रसार उसका पहले से हो जाता है और मैनिफेस्टो में उस बात को बाद में उल्लेखित कर देते हैं। मैनिफेस्टो लोगों को समय पर मिले, इसकी भी सुनिश्चितता होनी चाहिए। घोषणा पत्र तो बड़ा इनका लोक लुभावन है, लेकिन उसका महत्व तो तब होता जब उस पर सरकार अमल में लाती उसको। आज घोषणा पत्र में कई बातें हैं, लेकिन 2 साल होने को आ रहा है, एक भी घोषणा पत्र में जनता से के वादे इनके पूरे नहीं हो रहे। बस्तर वासियों की विमान सेवा की मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर को पंख देने जा रहे हैं। दरअसल 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर से रायपुर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। पहली फ्लाइट हैदराबाद से सुबह 10:25 पर निकलेगी, जो सुबह 10:55 पर रायपुर में लैंड करेगी। इस दौरान फ्लाइट को वाटर कैनन से परंपरा के अनुसार सलामी भी दी जाएगी। सीएम आरपीएस स्कीम के तहत जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा का शुभारंभ करते हुए फ्लाइट के पहले यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की सूची जारी कर दी है। कोरिया जिले में इस सूची को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लिस्ट जारी होने से नामों को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कोरिया जिले के चुरमिरी नगर निगम, मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका और 3 नगर पंचायत जगराखांड, नई लेदरी और खोंगा पानी में एल्डरमैन बनाए गए हैं, पर जारी सूची में मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के आए 5 नामों में से 2 नाम बड़े ही चौंकाने वाले हैं। 2 निर्वाचित पार्षद कृष्ण मुरारी तिवारी और अभय बड़ा को भी एल्डरमैन बना दिया गया है। ऐसे में 2 निर्वाचित पार्षदों को एल्डरमैन बनाने के मामले में सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बात तो यहां तक हो रही है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए निर्वाचित पार्षदों को एल्डरमैन भी बना दिया गया है। आज से शुरू हो रहे आईपीएल मैचों को लेकर रायपुर और उसके आसपास के इलाके जुआ घर के रूप में नजर आ रहे हैं। शहर के कई थाने इलाके में खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे जुआ खेलते आसानी से देखा जा सकता है। चंगोरा भाटा, पुरानी बस्ती, आजाद चौक और राजा तालाब समेत पंडरी इलाके में धड़ल्ले से जुआ खिलाया जा रहा है। रायपुर ही नहीं बल्कि जिले के गोबरा, नवापारा, खरोरा, अभनपुर और आरंग इलाके में भी शनिवार और रविवार को धड़ल्ले से जुए की फड़ लग रही है। खाई वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बकायदा दरी और लाइट की व्यवस्था करके यहाँ जुआ खिलाया जा रहा है। शातिर खाई वालों ने मोबाइल्स पर दाव नोट करने के लिए कई गाड़ियों में हाईटेक सिस्टम लगवाकर सट्टा खिलवाने की तैयारी भी की। शहर से बाहर पुणे, नागपुर जैसी जगहों पर बैठकर शहर के सटोरियों के लिए हाईटेक तरीके से दाव लगाने की सुविधा दी गई है। ड्रीम 11, MPL, माईफेब 11 जैसे ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से सट्टा खिलाने की सुविधा दी है। हेलो
बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद मल्लूराम सूर्यवंशी को उनके गृह जिले बिलासपुर के रमतला गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में रमतला के ग्रामीण और जिले के जनप्रतिनिधि शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शनिवार को शहीद का शव जैसे ही उनके गृह गांव रमतला पहुंचा, ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सीएएफ जवान मन्नूलाल सूर्यवंशी को बीजापुर में 5 दिन पहले नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। बाद में हत्या कर शव को बीजापुर गंगालूर सड़क पर फेंक दिया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।